साथियों, क्रिया जो है, क्रिया उसका सामान्य प्रभेद ये है कि व्यक्ति की जो देखो, जो हमारी हिंदी है ना, विश्व की जितनी भी परीक्षाएं हैं, संसार भर की परीक्षा, चाहे अमेरिका ले रहा हो, चाहे ब्रिटेन ले रहा हो, चाहे भारत सरकार ले रही हो, चाहे राजस्थान सरकार ले रही हो, किसी के लिए भी यदि क्रिया की बात आती है तो हिंदी के व्याकरण के आचार्यों ने जो क्रिया के विषय में बातें बताई हुई हैं, वो सारी बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये किसी परीक्षा से संबद्ध, ये बंधी हुई नहीं है। किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह की चीज़ के लिए आपको एक क्रिया समझनी है। तो देखिए, क्रिया जो है आपके पीछे देखिए, क्रिया सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु, संयुक्त, रंजक और सजातीय, इन 10 क्रियाओं की कल्पना आचार्यों ने की है। कुछ किताबों में केवल 6-7 क्रियाएं हैं, कुछ में पूरी क्रियाएं हैं। हमने 10 क्रियाएं आपके सामने रखी हैं। इन 10 का मूल स्वरूप समझ के आपको आगे बढ़ना है। तो आरंभ करें क्रिया को। देखिए, सकर्मक और अकर्मक की जब बात आती है तो जिसमें कर्म लगाए जा सके उसे सकर्मक कहते हैं। जिसे कर्म लगाना संभव न हो उसे अकर्मक कहते हैं। और जो क्रिया 2 कर्म ले सकती हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। और जो क्रिया प्रेरणा युक्त हो वो प्रेरणार्थक है। जो क्रिया अनुकरणात्मक है, यानी ध्वनि के आधार पर है, किसी की आवाज़ के आधार पर बनी हुई है, उसे हम अनुकरणात्मक कहते हैं। और वह क्रिया जो 2 क्रियाओं में पहले आती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया बनाई गई है वो नाम धातु है। और वह क्रिया जो प्रयोग में तो 2-3 हो लेकिन अर्थ एक ही दे रहा हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया जो क्रिया में रंग भर दे, क्रिया में वैशिष्ट पैदा कर दे, उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया जो मिलती जुलती दिखाई दे उसको हम सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय, एक जात का। तो ये 10 क्रियाएं हैं। तो थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ। और देखिए, कभी भी कोई बात आती है तो हम ये सोच के चलते हैं कि बच्चे ने एक बार सुनी होगी, 2 बार सुनेगा, 3 बार, बार बार सुनने से, पढ़ने से, जानने से वस्तु की समझ बनती है, ज्ञान की समझ बनती है। इसलिए ये 10 क्रियाओं के विषय में सकर्मक से कहेंगे जिसमें कर्म लगाना संभव हो, जिसमें कर्म योजन, कर्म योजन यानी कर्म लगाना संभव हो। देखो कैसे, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें हमने कुछ भी लगाया नहीं है, कर्म करण वगैरह कुछ नहीं लगा, वह पढ़ता है लिखा है। अब यहाँ पे क्या किसको कह के कर्म लगाया जा सकता है? वह क्या पढ़ता है? तो वह पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का उत्तर पुस्तक आ रहा है ना, इसलिए ये पढ़ता है क्या है? सकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया, पढ़ता है। अकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म लगाना, कर्म का प्रयोग करना असंभव हो, कर्म लग ही नहीं सकता, असंभव हो। देखिए वो कौन सी क्रिया है? वह सोता है, वह सोता है। ये जो सोता है ना, इसमें क्या किसको नहीं पूछा जाता, वह सोता है, वह क्या सोता है, वह किसको सोता है, हम कभी नहीं पूछते। इसलिए सोता क्रिया क्या है? सोता क्रिया आपका अकर्मक क्रिया है। सोता क्रिया क्या है? अकर्मक है, ये ध्यान रखना है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म लगाए जाना संभव हो, जिसमें 2 कर्म संभव हो, उसको द्विकर्मक कहते हैं। कैसे? वह पूछता है,
वह पूछता है। पूछता है जो क्रिया है ना, ये द्विकर्मक है। इसमें दो कर्म लग सकते हैं। कैसे? देखिए, वह मुझसे, एक कर्म आ गया मुझसे, और दूसरा कर्म आ गया प्रश्न, और क्रिया हो गई पूछता है। वह मुझसे प्रश्न पूछता है। यहां जो पूछता क्रिया है ये द्विकर्मक, क्योंकि मुझसे और प्रश्न ये दो कर्म हो गए। प्रश्न को और मुझको दोनों को चाहा जा रहा है क्रिया के द्वारा, ये इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब इसका विस्तार जो है शुरू के, हमारी ये अगली कक्षा है ये, इससे पहले वाली कक्षा में मैंने तमाम चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। यदि ये समझ में नहीं आए तो हम इससे पूर्ववर्ती वाले में जाके आप इसे कर सकते हो। क्रिया की जब बात आती है तो क्रिया का 1 2 3 ऐसे करके हमने क्रम बनाए हैं। ये अगले क्रम का है। ये कौन सा है? क्रिया का एडवांस हम कह सकते हैं। हम कुछ इसको स्पेशल बनाने के एडवांस शब्द डाल दिया हमने। ये एडवांस है, अग्रिम क्रिया है, आगे की क्रिया है, शुरुआत की क्रिया नहीं है। ये शुरुआत की क्रिया के लिए आपको पीछे वाले हमारे जो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखना होगा। प्रेरणार्थक कौन सी है? जिसमें प्रेरणा हो, जिसमें प्रेरणा हो उसको प्रेरणार्थक कहते हैं। जिसमें प्रेरणा हो, क्या है प्रेरणा? पढ़वाना, लिखवाना वगैरह, ये इसके तहत आएंगे। ठीक है ना। अनुकरणात्मक कौन सा होता है? जिसमें आवाज के आधार पर क्रिया बनती हो, खटखटाना, फटफटाना वगैरह जो है ना, खटखटाना। फटफटाना जो अनुकरण के आधार पर बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। कोई छात्र विद्यालय के गेट को खटखटा रहा था तो खटखटाना जो है ना ये अनुकरणात्मक क्रिया हो गई, आवाज के आधार पे है ना, इसलिए। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो पहले आई हुई है। वह खाकर आया। यहां देखिए जो आया शब्द है ना, यह आया पूर्ण क्रिया है, और जो खाकर है यह अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण इसलिए है क्योंकि खाकर क्रिया का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, वो किसी न किसी पूर्ण क्रिया के साथ ही आएगा। कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं वह खाकर बोलने के बाद जिज्ञासा होती क्या खाकर, क्यों खाकर, क्या कोई पूरी बात तो बताओ। खाकर अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए हम वह आया तो अपने आप में पूर्ण है, आया क्रिया पूर्ण है क्योंकि आया से एक भाव आ रहा है, खाकर से भाव नहीं आ रहा, इसलिए खाकर को अपूर्ण कहेंगे। ये जो अपूर्ण क्रिया होती है जो पूर्ण क्रिया से पहले आती, इसी को कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बहुत सरल है। अब एकाग्रता, आजकल क्या बच्चों में एकाग्रता की कमी है। यदि जिस दिन आपकी एकाग्रता थोड़ी ठीक हो जाएगी, सारे विषय बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। तो एकाग्रता महत्वपूर्ण चीज़ है। एकाग्रता लाइए, सब कुछ आपके समझ में आने लग जाएगा। तो ये हो गया, बस इतनी सी बात थी पूर्वकालिक में। नाम धातु में नाम जो होते हैं ना, वो नाम ही क्रिया बन जाते हैं। जैसे देखिए हाथ शब्द है, ये नाम है, यानी ये संज्ञा है। हाथ से बनेगा हथियाना, हाथ से हथियाना। आप जो है ना सर्वनाम है, आप से बनेगा अपनाना। क्या बना? अपनाना। गर्म जो है ना, गर्म विशेषण है, गर्म से क्या बनेगा? गर्माना। आप देख रहे हो, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। इनसे सम क्रिया बना है, गर्माना, अपनाना, हथियाना। तो ऐसी क्रियाओं को जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उसे हम नाम धातु कहते हैं। संयुक्त क्रिया बहुत सरल है। वह जा रहा है। यहां देखिए जाना, रहना, होना, 3 क्रिया है और तीनों का अर्थ है गमन हो रहा है। तो कई क्रियाएं अनेक हों, अर्थ एक हो, तब हम उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक होती है रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया जो है ना वो मूल क्रिया के रंग में थोड़ा सा वैशिष्ट पैदा कर देता है। ध्यान से देखो, किसमें वैशिष्ट पैदा करता है?
ये जो रंजक क्रिया है, ये जो मुख्य क्रिया है, किसी भी संयुक्त क्रिया का जो मुख्य क्रिया है, मेन क्रिया है, पूर्ण क्रिया है, जो मुख्य क्रिया है, उसमें रंग पैदा कर देता है। अब यहाँ देखा जाए ना, जा रहा है का गमन अर्थ होता है, इसलिए ये तीनों मिलके क्या क्या क्रिया हुई, तीनों मिलके जो क्रिया बनी वो क्रिया बनी क्या, संयुक्त क्रिया, वह जा रहा है। ये तीनों मिलके क्या बना, गमन। ठीक है ना। अब इसमें क्रियाएं कितनी हैं, तीनों का गमन अर्थ आया, लेकिन जाना क्रिया है, रहा रहना क्रिया है, और है होना क्रिया है। तीन क्रियाएं थी, तीनों का अर्थ क्या हुआ, गमन। एक ही अर्थ आ रहा है। अब यहाँ पे जो जाना जो क्रिया है ना, ये मुख्य क्रिया है। जाना क्या है, मुख्य क्रिया। कभी भी संयुक्त क्रिया का जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया हुआ करती है। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना है जो मुख्य क्रिया है। अब जाना में ही ये रहा है डाला गया है, यानी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, सातत्य दिखाने के लिए, निरंतरता दिखाने के लिए। अब गमन क्रिया तो ठीक है, लेकिन निरंतरता कैसे दिखाएंगे, तो निरंतरता दिखाने के लिए रहा है का प्रयोग किया जाता है। हुआ ना, जाने में निरंतरता दिखाने के लिए रहा है का प्रयोग किया, इसलिए रहा है क्या कहलाएगा, रहा है रंजक क्रिया कहलाएगी। ये जो रहा है ना, रहा है, ये क्रिया रंजक क्रिया कहलाएगी। ये समझने की बात है, इसे समझो आप। मैं एक बार फिर से देखता हूं, दूसरा वाक्य क्रिया लेता हूं, देखिए। वह बीच में बोल पड़ा। ये देखिए, बोल पड़ा जो क्रिया है ना, बोल और पड़ा, ये दोनों क्रिया वास्तव में, ये दोनों क्रिया वास्तव में देखेंगे ना, तो ये दोनों क्रिया संयुक्त क्रिया है। क्योंकि देखा जाए तो बोलना और पढ़ना बोलना पढ़ना ये दो क्रियापद है, और इसका एक ही अर्थ है, बोला। क्या अर्थ है, बोल पड़ा का मतलब बोला, ये अर्थ है। तो दो क्रिया का एक अर्थ आया, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। अब खास बात यह है, बोलना जो है ना मुख्य क्रिया है। बोलना क्या है, मुख्य क्रिया है। और पढ़ा जो है ना, ये रंजक क्रिया है। कैसे, वो इस तरह से है कि बोलना जो मुख्य क्रिया है वो धीरे धीरे नहीं हुआ, सातत्य के साथ नहीं हुआ, अचानक हो गया। तो अचानक वाला भाव लाने के लिए पड़ा शब्द डाला गया है। तो पड़ा जो है ना, मुख्य क्रिया में, बोलना क्रिया में एक विशेषता ला रहा है, रंग भर रहा है, उसके रूप को निखार रहा है, अतिरिक्त अर्थ दे रहा है। तो अतिरिक्त अर्थ देने के लिए पड़ा का प्रयोग किया गया है। पड़ा बोलते ही अचानक बोल पड़ा, ये इसका भाव आ जाता है। वह बीच में बोला, वो बीच में बोला का भाव ये है कि बोला, बस खाली बोला। लेकिन बोल पड़ा का मतलब है उसे बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी बोला। ऐसा विशेष अर्थ लाने के लिए पड़ा का प्रयोग हुआ है, इसलिए पड़ा को रंजक क्रिया मानेंगे। समझे। और एक और क्रिया है जिसका नाम है सजातीय क्रिया, उसको देखो आप, उस क्रिया कैसी होती है, उसके रूप रंग को। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रियाएं कितनी हो गई, 9 हो गई। एक सजातीय क्रिया जो नई क्रिया है, उसको और देख लो आप, इसका नाम है सजातीय क्रिया। सजातीय, इसमें क्या होता है, क्रिया जो होती है ना, क्रिया से मिलता जुलता एक शब्द कर्म के रूप में पास में आता है, उससे सजातीय क्रिया कहते हैं, बाद वाले क्रिया को। जैसे चोरों को मार मारी, खूब मार मारी। जो चोर थे उसको पुलिस वालों ने खूब मार मारी। देखो, मार और मारी, तो मारी जो है ना, मार से और मारी का आपस में सजातीयता है, एक तरह का दोनों का उच्चारण है, इसलिए इसको हम कहेंगे मार मारी। जो मारी शब्द है ना, ये सजातीय क्रिया है, ये सजातीय क्रिया है। दूसरा देखिए, एक उदाहरण था, दूसरा उदाहरण देखिए। उसने उसे खेल खिलाया, उसने उसे खेल खिलाया।
खेल खिलाया, खिलाया की बजाय खेल आया कर देंगे, है ना। खेल आया, उस टाइम उसे खेल खिलाया। ये जो खेल है ना और खिलाया है, देखो दोनों के रूप रंग मिलते जुलते हैं ना। वहाँ भी खिलाया, यहाँ भी खेल, तो खेल को खिलाया, खेल जो है कर्म के रूप में आ रखा है और खिलाया से मेल जोल खा रहा है, इसलिए खिलाया को हम कहेंगे इसके सापेक्ष, खेल के सापेक्ष खिलाया जो है ना क्या है, सजातीय क्रिया है। ये सजातीय क्रिया है। मार के सापेक्ष मारी जो है वो सजातीय क्रिया है। तो हमारी जो क्रियाएं थी वो कुल कितने प्रकार की थी, वो 10 प्रकार की क्रियाएं हैं। 10 प्रकार के सारे के भेद संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की। अब मैं आपको थोड़ा सा सकर्मक, शुरू की क्रिया कौन सी है, सकर्मक है और अकर्मक है। तो सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ये देखिए, जिस क्रिया में, जैसा कि पता है आपको, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है क्या और किसको का लगाया जाना संभव होता है। क्या किसको, क्या किसको, किससे पूछेंगे, क्रिया से पूछेंगे। क्या किसको क्रिया से पूछेंगे तो जो उत्तर आएगा वो सकर्मक क्रिया होगी। और यहां क्या किसको पूछा जाना संभव नहीं होगा, क्या और किसको, क्या किसको पूछा जाना संभव नहीं होगा। संभव नहीं, उसको कहेंगे अकर्मक। अब ये सकर्मक अकर्मक तमाम क्रियाओं के बारे में, कारक के बारे में बड़ी सूक्ष्मता है। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग बहुत सूक्ष्मता मिलती है। तो सारी सूक्ष्मताएं हम ऑनलाइन पे, ऐसा संभव नहीं है कि सारी सूक्ष्मता का ठीक से बोध हो जाए। अभी जो लगातार फेलियर का क्रम चल रहा है, पूरा आरपीएससी में कोई भी एग्जाम दिया जा रहा, बच्चे, योग्य बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। कहीं भी कोई एग्जाम हो रहा है, योग्य बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन में मुश्किल से 40 से 50% ही लर्निंग हो पाती है। बस आप 0 हो तो खूब धक्के मार के 50 तक चले जाओगे, 60 तक चले जाओगे। जब तक, अच्छा मेरिट जारी है 80-90, आप अधिगम कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो कितना, 40-50%, तो मेरिट जारी है कितना, 80+% जारी है। तो ऐसी स्थिति में हर बार ये होगा कि बच्चे एग्जाम देंगे, फेल होकर बैठ जाएंगे और बच्चा, सरकार को बच्चे ही नहीं मिलेंगे कि वो उनको नियुक्ति दे सके, जैसा कि एक क्रम शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना के बाद जो है ना, ऑनलाइन का बड़ा बढ़िया दौर चला। सब ने ऑनलाइन 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 करना शुरू कर दिया। ये पूरी पढ़ाई कभी ऑनलाइन होती नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन यदि आपने पूरी पढ़ी हुई है, रिवीजन कर सकते हो, आप किसी विषय के जानकार हो तो कुछ जिज्ञासा की शांति हो सकती है। कम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा कारगर पहली बार में नहीं होती है। तो सारी बात, जितनी चर्चा हम ऑफलाइन करते हैं उतनी चर्चा ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। अच्छा, ऑफलाइन में भी ये नहीं कि तुम 500 में बैठे हो, ऐसा व्यर्थ का है। यदि 500 में बैठ के पढ़ रहे हो, आप यदि 15, 20, 25 के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, आचार्य आपको हर बात के लिए टोक रहा है, आपका काम देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी कमजोरी देख रहा है, समझ रहा है, आपको शीट बना के दे रहा है, वो भाषा संस्थान में होता है। ध्यान रखना, मैं प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देता हूँ और सबको एक एक के काम दिखाता हूँ, कराता हूँ, तो वो बढ़िया से सीख जाता है, एक बार में सारी बात सीख जाता है। संधियों की इतनी विकटता है, संधियों की या क्रियाओं की इतनी मतलब सूक्ष्मता है, वो सारा जाने बिना आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, एक दौर चल रहा है, मैं अपने को कैसे बताऊं, कैसे दिखाऊं, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये कुछ कुछ चीज़ें ही हैं। मुझे लगता है मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो चीज़ें हैं ना ऑनलाइन, ये 20, 25, 30% ही है। बाकी 70% आपको ऑफलाइन आके पढ़ना होगा। तो देखिए, क्या किसको यदि लगाते हैं तो सकर्मक होता है। जैसे पढ़ना सकर्मक है, लिखना सकर्मक है, बोलना सकर्मक है
है ना। तोड़ना सकर्मक है, बुलाना सकर्मक है, पकाना सकर्मक है। क्यों? इन सब में क्या किसको लग सकता है? कैसे? वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक उत्तर आ गया, इसलिए सकर्मक है। वह लिखता है, क्या लिखता है? किसको लिखता है? तो पिताजी को लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो ये सकर्मक हो गया। तोड़ना, वह तोड़ता है, क्या तोड़ता है? पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, ये कर्म आ गया, इसलिए सकर्मक है। बुलाना, वह बुलाता है, किसको बुलाता है? मोहन को बुलाता है, राम को बुलाता है, ये बुलाना सकर्मक हो गया। पकाना, वो क्या पकाता है? रोटी पकाता है, चावल पकाता है, ये पकाना क्या हो गया? सकर्मक हो गया। तो क्या किसको का उत्तर हाँ में आता है तो सकर्मक है। अभी मैं क्रियाएं लिखूंगा अकर्मक वाले, जिसमें क्या किसको लगा ही नहीं सकते आप। जैसे देखिए, चलना, हंसना, उड़ना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं कैसी हैं? ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को, कई कोचिंग हैं वहाँ बच्चे पढ़ के आते हैं, बताते हैं खेलना को कई महानुभावों ने सकर्मक घोषित कर रखा है। पढ़ते बढ़ते तो है नहीं और ना ही कुछ विवेक रखते हैं, आए और बस 2 दिन में हिंदी पढ़ लिया, पढ़ाने लगे हिंदी, ऐसी स्थिति है सबकी। तो खेलना को एक तो बहुत बड़ी कोचिंग है, वो जो है ना लिखावट को, लिखावट शब्द को वो कह रहा है, लिखावट इसको वो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा ऐसा कहा है इन्होंने, जातिवाचक कहा है, जबकि ये संज्ञा जो है ना भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक है, ये भाववाचक है, जातिवाचक नहीं है। लेकिन उसकी किताब में भी है, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा मैं। और बच्चों ने आके बताया कि सब ये कैसे है। हमारे कुछ बच्चे, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सारे कोचिंग छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं। देखो, मेरे यहाँ पढ़ने के बाद उसे फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, फाइनल सिलेक्शन यहाँ से होता है उसका। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँ, ये यथार्थ है। बच्चा जो ठीक से पढ़ लेता है, आज्ञाकारी है, पढ़ रहा है ठीक से, तो चीज़ों के अंतरतम में प्रविष्ट हो जाता है। अब तो हमने जीके का भी आरंभ किया है, जीके भी पढ़वा रहे हैं। तो हमारे जितने भी हिंदी की क्लास होती है, दावे के साथ परीक्षक भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक हम बच्चों को पहुँचा रहे हैं। आरपीएससी पूरा जोर लगा ले, चाहे जितना भी उसमें दम हो, सारा जोर लगा लेगा ना, तब भी हमारे बच्चे को 90 से नीचे नहीं ला सकेगा। वो हमारा बच्चा 90 लाएगा तो लाएगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में। ऑफलाइन मैंने बताया, ऑनलाइन जो मैं बताता हूँ ये केवल पढ़ाई का 30-40% होता है। ऑफलाइन में हम हर एक बच्चे को, जैसे डॉक्टर प्रत्येक की चिकित्सा करता है, ऐसे प्रत्येक की चिकित्सा मैं यहाँ पे करता हूँ और बढ़िया से पढ़ाता हूँ। हमारे बैच में मुश्किल से 20-25 बच्चे होते हैं एक बैच में। तो यहाँ अब ऐसी स्थिति है, लिखावट को जातिवाचक बता रहे हैं वो, और यो कहते हैं कि लिखावट दिखाई दे रही है इसलिए वो जातिवाचक है। उनको ये नहीं पता। अब मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं दूंगा, समझाऊंगा नहीं कि लिखावट क्यों भाववाचक है, क्यों जातिवाचक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता, यहाँ की सेवा करनी पड़ेगी, यहाँ आपको समय देना होगा, निष्ठा दिखानी पड़ेगी, तब जाके रहस्य खुलेगा। ऐसे बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता है। आगे देखिए, यहाँ पे खेलना को कई साथियों ने ये कहते हैं, खेलना, अभी क्रिया की बात चल रही इसलिए क्रिया पे मैं फोकस करूंगा। खेलना जो क्रिया है वह खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मैं पूछता हूं कि क्रिकेट के इंस्ट्रूमेंट से खेलता है, वॉलीबॉल के बॉल को खेलता है कि को से खेलता है? यदि वो गिल्ली डंडा खेल रहा है तो गिल्ली डंडे को खेलता है, गिल्ली डंडे से खेलता है, ये बता दो आप। यदि गिल्ली डंडे से खेलता है, यदि बॉल के माध्यम से खेलता है, तो निश्चित रूप से बॉल, गिल्ली डंडा, ये जो है ना कर्म बन के नहीं आया। कर्म बन के नहीं आने के कारण हम खेलना को सकर्मक नहीं कह सकते, सकर्मक ना होकर के अकर्मक ही है। क्योंकि देखिए, हम कभी भी गिल्ली डंडे को नहीं खेलते, गिल्ली डंडे से खेलते हैं। हम कभी भी बॉल को नहीं खेलते, बॉल से खेलते हैं। जहां को का उत्तर, ये तो बोला मैंने, जहां को का उत्तर आए, क्या किसको का उत्तर आए, वो तो होगा सकर्मक। जहां क्या किसको का उत्तर नहीं आएगा वो होगा अकर्मक। वह गिल्ली डंडे से खेलता है, ये चीज होगी
गिल्ली डंडे को नहीं खेलता, बॉल को नहीं खेलता, या क्रिकेट को नहीं खेलता। इसलिए खेलना को हमने अकर्मक में माना है। और मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं क्योंकि आचार्यों ने कह रखा है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप। शयन क्रीड़ा, ये देखो क्रीड़ा कहा आचार्य ने, शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणस्तम कर्मकम आहु। यानी आचार्यों ने क्रीड़ा धातु को, क्रीड़ धातु को अकर्मक माना है। और इसके पीछे लॉजिक है। देखो संस्कृत का मुकाबला करने की ताकत विश्व की किसी भाषा में नहीं है, और संस्कृत वालों ने एक विधि विधान बना दिया है, उसके अनुसार क्रीड़ा धातु जो है ना ये अकर्मक है तो है, इसलिए आपको मानना होगा। जबरदस्ती खींच खांच के 4 अक्षर सीख गए और चले आए वक्तव्य देने। सबके सब में देखता हूँ हिंदी का तो सत्यानाश कर रखा लोगों ने, आता जाता कुछ है नहीं, बस हिंदी पे व्याख्यान देने चले आते हैं सबके सब, और एक शब्द नहीं आता है, एक वाक्य लिखना नहीं आता है, फिर भी हिंदी के ये बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे जो खेलना, दौड़ना, उड़ना, हंसना है, क्योंकि इस किसी में भी को नहीं लगाया जा सकता। वह चलता है, वह चलता है, क्या चलता है, किसको चलता है, उत्तर नहीं आएगा। वह हंसता है, क्या हंसता है, किसको हंसता, उत्तर नहीं आएगा। वह उड़ता है, क्या उड़ता है, किसको उड़ता है, पक्षी उड़ता है, पक्षी के साथ बोलो आप, पक्षी उड़ता है। कई बच्चे ऐसा कहते हैं उड़ता है, क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है, ऐसे नहीं, पक्षी उड़ता है, क्रिया को कर्ता के साथ बोलिए, फिर क्रिया से प्रश्न कीजिए। पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है, उत्तर नहीं आएगा। उड़ता है, क्या उड़ता है, उड़ता थोड़ी, उड़ता में क्या थोड़ी होता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, क्या उड़ता है, इसका उत्तर संभव नहीं है। इसलिए उड़ना क्या है, अकर्मक है। खेलना मैंने बताया, खेलना में जो 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 खेल खेला जाता है वो खेल साधन होते हैं, वो कर्म नहीं होते, इसलिए खेलना सकर्मक है। दौड़ना जो है ये भी, वो क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, ऐसा नहीं पूछा जाता, इसलिए क्या है ये आपका अकर्मक धातु है। अब इस सकर्मक और कर्मक को और थोड़ी सी ऊंचाई प्रदान करें हम यदि, तो हमारा देखो ये वाली बात आएगी। किसी भी क्रिया में आप ध्यान देना, किसी भी क्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक होता है फल और एक होता है व्यापार। ध्यान देना, जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया का जो फल है ना देखना, पढ़ना क्रिया का क्या फल है, ये देखो, पढ़ना और हंसना। एक क्रिया ले रहा हूं मैं, हंसना। पढ़ना क्रिया का जो फल है वो है ज्ञान प्राप्ति। फल क्या है, ज्ञान प्राप्ति। पढ़ना क्रिया का फल क्या है, भाई पढ़ना कोई पागल थोड़ी, यही पढ़ता थोड़ी है, वो ज्ञान प्राप्ति या मनोरंजन आदि के लिए पढ़ता है, तो ज्ञान प्राप्ति हो गया फल। अच्छा, पढ़ना में व्यापार क्या होता है, व्यापार बाहर होता है, हाथ हमारा पुस्तक पे चलता है, आंखें पुस्तक पे चलती हैं, तो व्यापार हो रहा है बाहर। व्यापार कहाँ हो रहा है, पढ़ना का व्यापार क्या है, व्यापार है हाथ पन्ने आदि का हिलना, पन्ने आदि का हिलना, ये देखो ये व्यापार है। तो व्यापार होता है बाहर और ज्ञान प्राप्ति होता है अंदर। तो फल और व्यापार, पढ़ना का क्या हुआ, पढ़ना का फल अलग और व्यापार अलग, इसलिए पढ़ना धातु क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा। जिस धातु का फल और व्यापार अलग अलग हो उसको कहते हैं सकर्मक धातु। बहुत इजी है, बहुत सरल है। एक और देखो, अकर्मक का उदाहरण लेते हैं, हंसना। हंसना में क्या होता है, हंसने का काम में क्या होता है, हंसने के काम में हमारा जो मन है ना, अंदर का मन, वो प्रस्फुरित होता है, वो खिलता है। वो कहाँ खिल रहा है, मेरे अंदर खिल रहा है। तो हंसना में जो काम हो रहा, फल हो रहा है, फल जो आनंद मिलता है वो आनंद अंदर होता है। फल कहाँ हो रहा है, अंदर, व्यक्ति के अंदर, हंसने वाले के अंदर। और हंसना क्रिया कहाँ होती है, हंसना क्रिया में क्या क्या होता है, मन विस्फारित होता है, हमारे अंदर ही सब कुछ होता है, हमारा मुंह खुलता है, ये सब हमारे अंदर ही होता है, व्यक्ति में ही होता है। तो व्यापार जो होता है व्यक्ति में ही होता है।
व्यक्ति में। तो देखो फल भी अंदर व्यक्ति में होता है। फल कहाँ हो रहा है? व्यक्ति में अंदर होता है फल। हंसने का फल क्या है? प्रसन्नता। प्रसन्नता व्यक्ति में होता है, और जो हिलने डुलने का जो काम है ना, वो बाहर नहीं होकर के अंदर ही होता है। उसलिए हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्ति में व्यापार हो रहा है। इसलिए ये दोनों चीजें, हंसना जो है ना, ये दोनों चीजें व्यक्ति के अंदर हो रहा है। तो दोनों अंदर होने की वजह से ये क्या क्रिया कहलाएगी? अब देखो हंसना जो है ना अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अकर्मक। क्यों? कि फल और व्यापार दोनों एक ही जगह हो रहा है। और ये जो पढ़ना है ना, पढ़ना, अब देखो हंसना जो क्रिया दोनों है एक ही जगह हो रही है, और पढ़ना की क्रिया अलग। पढ़ना जो क्रिया है फल अलग हो रहा है, व्यापार अलग हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों के फल व्यापार अधिक अलग अलग होने के कारण इसमें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे इसे। ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। तो इसमें अब देखो आप, इसलिए फल व्यापार समानाधिकरण, फल व्यापार समानाधिकरणत्वम अकर्मकत्वम। आचार्यों ने कहा अकर्मकत्वम। और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम, फल व्यापार समानाधिकरण अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण, फल व्यापार फल व्यधिकरण, फल व्यापार, इसको ऐसे करते हैं, फल व्यापार व्यधिकरणत्वम समानाधिकरणम। व्यधिकरणम सकर्मकत्वम, सकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। सिंपल सा है। फल व्यधिकरण समानाधिकरणत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण फल व्यापार समानाधिकरणत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। इस तरह की परिभाषा व्युत्पत्तिवाद में व्याकरण की पुस्तक में दे रखी है। हमने इसको ऐसे समझाने की कोशिश की कि पढ़ना क्रिया जो है उसका फल क्या है? ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति के अंदर हो रहा है, और व्यापार कहाँ हो रहा है? हाथ पैर का हिलना बाहर हो रहा है। तो फल और व्यापार बाहर हो गए, इसलिए पढ़ना क्या है? सकर्मकत्व। इसलिए इसमें नहीं जाके हम क्या बोलते हैं, क्या किसको से देख लो, झंझट में पढ़ो ही मत। लेकिन ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पता है एक बार पूछा था फर्स्ट ग्रेड वाले में, ये प्रश्न पूछा था व्याकरण वाले में कि भाई क्रिया का फल यदि कर्ता पे ही पड़े, फल भी और व्यापार भी कर्ता में ही हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो अकर्मक कहलाएगा। और क्रिया का फल तो बाहर रहे या क्रिया का फल अंदर रहे और व्यापार बाहर हो, तो क्या कहलाएगा? सकर्मकत्व कहलाएगा। तो फल व्यापार एक जगह हो तो अकर्मक, और फल व्यापार अलग अलग हो तो सकर्मक। ये धातु का पहचान है। ये एडवांस चीज है, ये सबके बस का नहीं है, सब लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना? तो मैं इसको एक बार फिर से अलग अलग उसमें लिख देता हूं, आप इसे याद रखें। ये पाठ जो है ना, मैं यहीं लिख के इसको समाप्त करता हूं। इसको देखो, मैं पहले लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखो। फल समानाधिकरण, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, अकर्मकत्वम।
और दूसरी परिभाषा है फल व्यधिकरण, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। ये मैंने अलग अलग इंक में अलग अलग रंगों में दोनों का बताया। ये परिभाषा है समानाधिकरण यानी अकर्मक की, अकर्मक क्रिया की, और ये परिभाषा है सकर्मक क्रिया की। इस तरह से ये बनता है। तो आज के लिए इतना बहुत है और अपने वक्तव्य को मैं विरमित कर रहा हूँ। बाकी के चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ें, है ना। हमारा नंबर है 9680952397। किसी एग्जाम में जो हिंदी का एग्जाम है उसमें यदि 100% नंबर लाना है, परीक्षक को भी छकाना है, परीक्षक आपको छकाए ऐसा नहीं, आप परीक्षक को छकाना चाहते हो तो हमारे पास आइए, ये नंबर है। और अभी एक बार इन सबको देख लो ठीक से चीज़ों को, बाकी काम देखते हैं करते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तब तक के लिए, जब तक हम पुनः ना मिले, नमस्ते।